नमस्कार दर्शकों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे दीपों में धान की खेती के प्रबंधन के बारे में। जी हाँ, धान जो जीवनदायिनी फसल है, हमारे कृतज्ञ रूप से धरोहर का प्रतीक है। किस तरह से हम धान की फसल को उगा सकते हैं, उसकी देखभाल कर सकते हैं और उन्हें कीटनाशकों से बचा सकते हैं, ऐसी ही विभिन्न जानकारियां आज हम हासिल करेंगे। और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है कैरी के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज कुमार सिंह। डॉक्टर पंकज, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, हम आपको बता दें कि ये हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है। विषय से संबंधित अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, तो हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। तो डॉक्टर पंकज, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो धान की खेती है, ये कैसे कर सकते हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, धान हमारे जो द्वीपों में एक प्रमुख फसल है जी। ये मुख्यतः हम लोग खरीफ सीजन में या बरसात के सीजन में इसको उगाते हैं और लगभग 5,000 हेक्टेयर भूमि में इसकी प्रत्येक वर्ष खेती की जाती है। जी। और इससे लगभग हमको 12 से लेके 13,000 टन तक हमको जी, जी। पैदावार धान की मिलती है। अच्छा। तो इसको देखते हुए हमारे जो द्वीपों के लिए एक प्रमुख फसल बोल सकते हैं इसको। जी बिल्कुल। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आज हम धान की फसल की बात कर रहे हैं, तो इसमें काफी वैरायटीज भी होती हैं, बहुत मतलब किस्म की, बहुत तरह के होते हैं। तो इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिएगा। इसके लिए हमारे जो संस्थान है उसने बहुत अच्छा कार्य किया है। जी। और इसके लिए हमने अभी तक 9 किस्में विकसित की हैं, जिसमें कैरी धान 1, 2, कैरी धान 3, कैरी धान 4, 5, 6, कैरी धान 7, 8, 9। तो ये किस्में हमने जो हमारे द्वीपों की जो जलवायु है उसके अनुसार विकसित की हैं। जी। और यहाँ पर उनकी सबसे अच्छी पैदावार भी उनकी देखी गई है, जिनमें कि कैरी धान जो 6 और 7 है वो बहुत ही मतलब जल्दी में उनको हमने तैयार किया है। जी। और उनको देखा गया है कि उनमें जो एक बीमारी होती है धान में, जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, BLB, जी। तो उसको झुलसा भी बोलते हैं हिंदी में हम लोग। तो वो रोग उसमें नहीं आता है। तो जो किसान भाई इस बीमारी से इनको लग रहा है कि ये बीमारी उनके खेत में आती है या फसल में आती है, तो वो लोग कैरी धान 6 और कैरी धान 7 को उगा सकते हैं। ये दोनों ही मध्यम अवधि की किस्में हैं। और हमारे पास कैरी धान 5 है, कैरी धान 4 है। ये भी 2 ऐसी किस्में हैं कि ये जो जिन खेतों में हल्का नमक पानी था या सुनामी के समय थोड़ा नमक पानी आ गया था, उनके लिए बहुत ही उपयुक्त किस्में हैं। ऐसे ही हमारे पास कैरी धान 8 और 9 हैं। ये दोनों ही किस्में जो हमारी यहाँ की एक लोकल किस्म है, जिसको हम लोग 8 नंबर धान बोलते हैं, वो उससे हमने इसको विकसित किया है। तो ये जो कैरी यहाँ की जो 8 नंबर धान जो किस्म है, उससे देखा गया है कि जो कैरी धान 8 और 9 है, उनकी पैदावार लगभग 20 से 25% ज़्यादा है। और जो लोकल किस्में हैं उनमें देखा गया है कि उनमें मिक्सिंग रहती है, दूसरी किस्में भी मिक्स हो जाती हैं। तो उससे भी बचा जा सकता है, क्योंकि जो हमारे जो वैरायटी हैं वो बिल्कुल 100% प्योर हैं। जी जी बिल्कुल। अब जो मौसम चल रहा है, इस मौसम की अगर हम बात करें, तो इस मौसम में किस तरह की धान की फसल हम कर सकते हैं? द्वीपों में 2 तरह की मुख्य तरीके से फसलें हम लोग धान की लेते हैं। जी। एक है मध्यम अवधि की किस्में, जो लगभग 120 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं, 120 से 25 दिन। और कुछ हैं लंबी अवधि की फसलें। जो लंबी अवधि की फसलें हैं वो लगभग 140 दिन, यानी कि बुवाई से लेके और धान काटने तक उनको 140 दिन का समय लगता है। तो जो किसान भाई मध्यम अवधि की किस्में लगाते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा उपयुक्त समय होता है जून बुवाई के लिए। जब नर्सरी में हम लोग धान की बुवाई करते हैं तो उसका सही समय जून है, और वो अक्टूबर में पककर तैयार हो जाती हैं। ऐसे ही जो लंबी अवधि की किस्में हैं, वो लंबी अवधि की किस्मों को हम लोग जुलाई में भी लगा सकते हैं, और वो हमारी जाके नवंबर में बल्कि पक के तैयार हो जाती हैं। कुछ किस्में हैं जो दिसंबर तक भी पकती हैं। जी जी बिल्कुल।
डॉक्टर पंकज, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे हमारे द्वीप समूह के कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है ये धान का फसल अगर हम करते हैं तो? ऐसे देखा जाए तो हमारे जो द्वीप समूह की जलवायु है उसमें सभी जगह हम धान की खेती आसानी से कर मैं सकते आपको हैं। यहाँ पे थोड़ा रोकना चाहूंगी, जी। कॉलर लाइन पर है, बात कर लेते हैं। हेलो। नमस्कार मैम। जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं कमल, मेरा नाम कमल हल्दर, मैं डिगलीपुर से। जी कमल जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं सर से पूछना चाहता है कि मैम मैं धान लगाया गायत्री जी। उसमें मैडम पत्ती में सब सफेद सफेद हो रहा है। अच्छा, ओके। सफेद सफेद आ रहे हैं, आप पूरा धान ना लाल लाल हो रहा है अभी। जी उसके लिए मैडम अभी क्या करना है, सर से पूछना है मेरे को। जी, डॉक्टर पंकज क्या कहना चाहेंगे आप? जो कमल हल्दर जी ने जो अभी पूछा है, जी। इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। या तो आपके खेत में न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, जी। जो मुख्य पोषक तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, या तो कुछ उसकी कमी हो सकती है। या कभी कभी देखा गया है कि धान के जो पत्ते हैं जो लाल होना शुरू हो जाते हैं, जी। तो उनमें देखा गया है कि जिंक की कमी हो जाती है। तो हम जब ऐसे खेतों में जी। या हम लोग 15 से लेके 20 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से जिंक को छिड़क देते हैं, जी जी। तो उससे इस बीमारी से बचा जा सकता है। इसको हम लोग जिंक की कमी से होने वाला रोग बोलते हैं। तो यदि ये तुरंत रिजल्ट चाहते हैं तो 2% जिंक का छिड़काव भी कर सकते हैं। अच्छा। जिससे इनको तुरंत लाभ मिलेगा फसल। जी जी बिल्कुल। तो कमल जी, हमें उम्मीद है कि जो उपाय आपको बताया गया है वो आप अमल करें और जो आपकी समस्या है वो जल्द ही दूर हो जाएगी। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बोलूँगा इनको कि यदि इनको और भी कुछ समस्या आ रही है तो हमारे नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र हैं या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, उनके एक्सपर्ट को दिखाकर भी उनसे राय ली जा सकती है। बिल्कुल, अगर वो आपको डायरेक्टली जाकर देख ले तो अच्छे से, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको देखकर ही हम लोग ठीक से पहचान सकते हैं। इनके लक्षणों से ठीक से नहीं पहचाना। सुनने में और जाकर देखने में बहुत फर्क है, तो बिल्कुल डायरेक्टली अगर जाते हैं। जी बिल्कुल। तो आप अगर हमें सुन रहे हैं तो बिल्कुल आप जो भी हैं उनसे सलाह लेकर अपनी जो भी समस्या है दूर कर सकते हैं। तो डॉक्टर पंकज, हम बात कर रहे थे कि हमारे द्वीप समूह में वे कौन से क्षेत्र है जहाँ पे अच्छी तरह से हम ये धान की फसल उगा सके। मैंने जैसे बताया कि मैं आपको एक बार फिर से रोकना चाहूंगी, कॉलर लाइन पर है। हेलो। हेलो। हेलो मैम। जी जी, गुड इवनिंग, कौन बोल रही हैं? मैं कुमकुम बोल रही हूँ चंडीगढ़ से। जी कुमकुम जी, क्या सवाल है आपका? हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम। सर, मेरा सवाल ये है कि हमारे आइलैंड में बासमती के जो चावल होते हैं, मैंने आंध्रा में देखा था सर, वहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होगा और कितने दिन लगेंगे चावल पकने के लिए, धान पकने के लिए? मैडम, बासमती धान का जो पैदावार है वो हमारे देश में एक निश्चित क्षेत्र में ही उगाया जाता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर से लेके और ईस्टर्न यूपी तक इसको। जी। क्योंकि इसमें यह देखा गया है कि जो इसका एरोमा है, जो खुशबू आती है, वो सभी जगह नहीं आती, और जो इसकी पैदावार भी है वो भी काफ़ी कम आती है। तो जहाँ तक पकने की बात है, इसको लगभग 140 से 145 दिन लगते हैं, क्योंकि ये थोड़ी लंबी अवधि की किस्में हैं। जो जितनी भी बासमती धान की किस्में, अभी कुछ किस्में आई हैं जो लगभग 130 दिन में भी पक के तैयार हो जाती हैं। तो हमारे जो द्वीप समूह हैं वो इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। जी। खास करके बासमती धान की खेती के लिए। अच्छा जी बिल्कुल। कुमकुम जी, आपको आपका जवाब मिल चुका होगा। कॉल करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर पंकज, हम बात कर रहे थे कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हम धान की फसल को अच्छी तरह से कर सकते हैं। जी, हम वैसे तो धान की खेती हम पूरे अंडमान निकोबार में ठीक से कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो द्वीपों में जो नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का जो पार्ट है वो, और साउथ अंडमान में भी जो दिगलीपुर और उसके आसपास के कुछ एरिया हैं वो उनमें, और कैम्बल बे, और कुछ एरिया में हमने देखा है हटबे में भी इसकी खेती बड़े अच्छे से की जा रही है। और फार्मरों को मैं देख रहा हूँ कि जिन्होंने बीजों का चुनाव किया है वो अच्छी पैदावार भी ले रहे हैं। तो मेरा सुझाव है कि धान की खेती हम लोग सभी क्षेत्रों में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक ही है कि आपके पास पानी की
और खेत में जो भी शस्य क्रिया हैं उनको करने के लिए जी आपके पास पर्याप्त मैन पावर है तो आप आराम से खेती पूरे अंडमान निकोबार में इसकी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आपकी अगर संस्थान की बात करें तो आप हमारे किसान भाइयों को किस तरह से मदद करते हैं कि वे अपनी इस फसल को और आगे लेकर जा सके? इस क्षेत्र में हमारे संस्थान ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। जी हमने बहुत सारी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि काफ़ी अच्छी किस्में विकसित की हैं जिनमें रोग रोधी किस्में भी हैं, जी जो लवण सहनशील किस्में भी हैं, जैसे कि हम लोग खारे पानी में भी धान उगा सकते हैं, जैसे कैरी धान 5 है। एक नई वैरायटी हमने CSR 36 हम लोग मेनलैंड से लेके आए हैं, वो भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है यहाँ पर। जी साथ में हम लोग किसान भाइयों के लिए अच्छे गुणवत्ता वाले बीजों का भी हम लोग पैदावार करते हैं। अच्छा। तो ये भी एक हमने प्रोग्राम चला रखा है। और मैं किसान भाइयों को बताऊंगा कि हमारे संस्थान में जब इनका सीजन होता है उस समय हमारे यहाँ पर अच्छे गुणवत्ता के बीज उपलब्ध होते हैं, तो जो भी किसान भाई हमसे संपर्क करके अच्छा बीज प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में हम लोग इनके लिए जो शस्य क्रियाएं हैं जी किस समय पर धान बोना चाहिए, कितना उसमें फर्टिलाइजर या तो कुछ और उर्वरक डालने चाहिए, किस तरह से उनका कीटों का बीमारियों का नियंत्रण करना चाहिए, इसके ऊपर भी बहुत अच्छा कार्य हुआ है। और हमने एक पूरा इसके लिए पैकेज तैयार किया है जी कि किस तरीके से हम लोग धान की अच्छी उन्नत फसल कर सकते हैं, उत्पादन को और आगे बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मतलब आपकी संस्थान मतलब वहाँ पर जाकर ऐसे बताता है कि आपके वहाँ पर आप बुलाते हैं ऐसे किसानों को? इसके लिए हम समय समय पर किसान भाइयों के लिए ट्रेनिंग भी देते हैं जी। और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, उनको भी हम लोग समय समय पर बताते रहते हैं, तो उनके थ्रू भी हम लोग किसान भाइयों तक अपनी बातों को पहुँचाते हैं। जी बिल्कुल। खेती के बाद अगर मैं बात करूं सावधानियां की, तो क्या क्या सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए? सावधानी धान की फसल में 2-3-4 चीजों के बारे में मैं प्रकाश डालूंगा। एक तो है कि जब भी किसान भाई खेती करते हैं, सबसे पहले वैरायटियों का अच्छे से चुनाव करें जी। कि कौन सी हमारे द्वीपों के लिए उपयुक्त वैरायटियां हैं जिनसे अच्छी हमको पैदावार मिल सकती है। उसके अलावा आपको ये भी देखना है कि हमारे लिए कौन सी वैरायटी लेना है। हमको मध्यम अवधि की वैरायटी चाहिए। यदि कोई किसान भाई इसके तुरंत बाद में सब्जी लगाना चाहते हैं, दाल की फसलें करना चाहते हैं, तो उनको मध्यम अवधि की किस्में चाहिए जो 120-25 दिन में पक के तैयार हो जाती है। कुछ किसान भाई हैं जिनको एक ही फसल लेनी है, तो वो 140 दिन वाली फसल भी आराम से ले सकते हैं, लंबी अवधि की किस्में ले सकते हैं। कि यदि आपने अच्छा चुनाव किस्म का किया है तो उसके बाद में फिर आती है बीज की बात। उसका अच्छी किस्म का बीज भी लेना जरूरी है। क्यों लेना जरूरी है कि एक तो आपका बीज, उसमें जर्मिनेशन परसेंट हम लोग बोलते हैं, उसका अच्छा जर्मिनेशन परसेंट होना चाहिए, जो हमेशा ही 80-85 बल्कि 90% तक भी होने से अच्छा रहता है। जी जी। और जो बीज है वो रोग से मुक्त होना चाहिए, उसमें किसी भी किस्म का रोग नहीं होना चाहिए। और जो किसान भाई धान लगाते हैं वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र या तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या हमसे भी डायरेक्ट संपर्क कर उनके बारे में जानकारी लें कि किस तरीके से हम रोपाई करें, किस तरीके से सोइंग करें, किस तरीके से बीज का शोधन करें, जिससे कि उनको अच्छे से पैदावार मिले। तो यदि किसान भाई कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी पैदावार ले सकते हैं धान की। जी जी बिल्कुल। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम कटाई की बात करें तो कटाई का समय कब होता है? कटाई का समय निर्धारित होता है किस तरह की आपने किस्म या वैरायटी लगाई है। जो मध्यम अवधि की किस्में हैं वो 125-20 दिन में पक के तैयार हो जाएंगी। लेट अवधि की है वो 140 दिन में पक के तैयार होती हैं। और कुछ यहाँ की ऐसी किस्में भी हैं जिनको हम फोटो सेंसिटिव किस्में बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक पॉपुलर धान है 8 नंबर धान बोलते हैं, वो दिसंबर में पक के बल्कि कभी जनवरी में भी पक के तैयार होता है। तो उसके लिए किसान भाई ज़्यादातर तो जानते हैं किस तरीके से हमको देखना चाहिए कि धान कब पक के तैयार हुआ है। लेकिन मैं बताता हूँ, जब भी आपको देखना है कि हमारा धान पक के तैयार हो गया, कुछ दाने आप मुंह में डाल के देख सकते हैं, जिससे कि आप काटेंगे तो एक अच्छी आवाज़ आती है काटने से, तो आप समझ जाएंगे कि हमारा धान पक के तैयार है। तो ये भी एक मेथड है। और किस्मों का जो एक अवधि है वो उसे भी आप पता लगा सकते हैं। फ्लावर आने के लगभग 30 दिन बाद हमारा धान पक के तैयार हो जाता है। अच्छा। मोटे तौर पर। ओके बिल्कुल।
डॉक्टर पंकज, जिस तरह से अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कीटों का जो नुकसान जो पहुँचाते हैं कीट, तो काफ़ी विभिन्न तरह के जो कीट है जो फसल को बर्बाद कर देते हैं, तो ऐसे हम कैसे उन पर नियंत्रण रख सकते हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को? ये दीपों में 2-3 तरह के कीट हमने देखे हैं धान में जो मुख्य रूप से आते हैं। इनमें एक तो है जो पत्ती को लपेटता है, जिसको लीफ फोल्डर हम लोग बोलते हैं, और एक है जो इसके सूट में जो तने में छेद कर देते हैं, तना छेदक भी बोलते हैं इसको। और एक देखा गया है गंदी बग, जो कि जब बाली आ जाती है तब उस समय आती है। तो इनके नियंत्रण के लिए कुछ चीजें यदि किसान भाई ध्यान रखेंगे तो इनको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो मैंने बताया कि जब भी धान लगाना स्टार्ट करते हैं, नर्सरी से जब हम लोग लेके जाते हैं, तो उसका ऊपर का लगभग 1 से 1.5 इंची का भाग तोड़ के फेंक देना है, काट के निकाल देना है। जिससे क्या होता है कि कुछ कीट नर्सरी के समय ही उनमें अपने अंडे देते हैं, तो वो सीधे अंडे ट्रांसफर हो जाते हैं आपके खेत में, तो वो तुरंत फिर आपका उनका लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और आपकी पत्तियों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो एक तो ये ध्यान रखें। दूसरा, जो फसल है, फसल में दवाइयाँ तो यहाँ पर अभी गवर्नमेंट ने बैन कर रखी हैं, दवाइयों का तो यहाँ पर मिलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो दूसरे जो इसके कंट्रोल के तरीके हैं वही हम लोग बात करेंगे। तो इनमें दूसरा तरीका ये है कि एक ज़्यादा आपको लगता है कि हमारे खेत में ज़्यादा इसका प्रकोप हो रहा है पत्ती लपेटक का, तो कुछ ऊपर की पत्तियों को हम लोग काट के भी निकाल सकते हैं। अच्छा। तो ये केवल तब करना है जब हमको लगता है कि ज़्यादा है। तना छेदक है, तना छेदक, और इनके लिए ट्रैप भी आते हैं और इनके लिए येलो कार्ड्स भी आते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में उपलब्ध हैं। ट्राइकोग्रामा के कार्ड आते हैं। इनमें क्या है कि इन कार्डों में एक दूसरे कीड़े के छोटे छोटे अंडे होते हैं, तो वो अंडों से जैसे ही उनकी लार्वी निकलती हैं वो इनकी लार्वी को खा जाती हैं। तो इस तरीके से हम लोग इन कीटों का भी नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। और जहाँ तक गंदी बग का सवाल है, तो गंदी बग के लिए आप अपने खेतों को साफ सुथरा रखिए। और दूसरा, हाँ मैंने एक और नहीं बताया, जो भी हम लोग उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है या दूसरे उर्वरक हैं, तो उनका भी संतुलित मात्रा में उपयोग करें, जिससे कि यदि आपने ज़्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग किया है तो आपके ज़्यादा कीट आएंगे, ज़्यादा पतंगे आने की संभावना रहती है। अच्छा। तो इस तरीके से कुछ तरीके हैं जिनसे हम लोग कीटों का नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर पंकज, द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो सालाना जो है चावल का उत्पादन कितना हो जाता है, कितना किया जाता है? सुनामी से पहले तो लगभग 30,000 क्विंटल तक, हमको 30,000 टन तक धान मिलता था। लेकिन उसके बाद में हमारा जो एरिया है वो काफ़ी कम हुआ है। अभी लगभग 5,000 हेक्टेयर में हम लोग खेती कर रहे हैं और इससे हमको लगभग 11 से 12,000 टन तक धान हमको प्रत्येक वर्ष मिल जाता है। लेकिन जहाँ तक हमारी आवश्यकता है वो तो बहुत ज़्यादा है, लगभग 60 से 65,000 टन तक हमको धान की जरूरत होती है प्रत्येक वर्ष। जी। क्या हम द्वीपवासियों को चावल उपलब्ध कराने में आत्मनिर्भरता बना सकते हैं क्या? आत्मनिर्भरता की हम लोग बात यहाँ पर नहीं करेंगे। हम लोग बात कर सकते हैं कि अपनी पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारा जो अभी जो देखा गया है, जो धान का प्रति हेक्टेयर जो उपज है वो लगभग 3 टन के आसपास है। तो इसको हम आसानी से 5-5.5 टन तक कर सकते हैं। इसके लिए मैं यही बोलूँगा, किसान भाई अच्छी किस्मों का चुनाव करें, अच्छे बीजों का चुनाव करें और जो रिकमेंडेड डोज फर्टिलाइजर या दूसरी जो भी हम लोग शस्य क्रियाएँ निर्धारित की गई हैं इसके लिए, उनको अपनाएंगे तो निश्चित रूप से इसकी अच्छी हम लोग फसल ले पाएंगे और पैदावार को भी बढ़ा पाएंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि आत्मनिर्भरता के लिए हमारे पास इतनी ज़मीन नहीं है जिसमें कि हम लोग आत्मनिर्भर बन सकें। बिल्कुल। क्या हम साल में एक से अधिक बार धान उगा सकते हैं क्या? हाँ, एक से ज़्यादा फसलें भी किसान भाई ले सकते हैं। जिनमें आपको जो फर्स्ट जो पहली जो वो है फसल, उसको हमको जून के प्रथम सप्ताह में या मई के लास्ट में हम लोग लगा सकते हैं, जो हमारी सितंबर अक्टूबर में पक्के तैयार हो जाएगी।
और उसके तुरंत बाद हम लोग धान की दूसरी फसल भी ले सकते हैं। उसके लिए यही है कि किसान भाई ऐसी चुनाव करें वैरायटियों का जो अर्ली किस्में हैं। जो फर्स्ट जो फसल है वो अर्ली किस्म लें। उसके बाद में एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन किसान भाइयों के पास में जो खेतों में जो पानी का प्रबंधन है उसकी ठीक ठाक व्यवस्था है कि नहीं, वो हमको देखना पड़ेगा। कि कुछ ऐसे खेत हैं जो ऊंचे हैं जिनमें पानी बारिश के समय ही रहता है, लेकिन नवंबर दिसंबर के बाद बारिश नहीं होगी, तब वहाँ पानी नहीं रहेगा, तो ऐसे खेतों में फिर फसल लेना मुश्किल हो जाएगा। तो इनके पास में नीची ज़मीनें हैं, लोलैंड ज़मीनें हैं, उनमें आराम से 2 फसलें ली जा सकती हैं। जी जी बिल्कुल। एक कॉलर लाइन पर है, बात कर लेते हैं। हेलो 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 मैडम, नमस्कार। जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं जगनारायण डिमरी डाम से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या सवाल है आपका? मैं डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्ते जी। सर हमारा सवाल है, मैं डिमरी डाम का खेती किसान हूँ जी। हमारा सवाल ये है कि ये जो धान का फसल 8 नंबर हम लोग वहाँ पर तो ज्यादा करते हैं आजकल लोकल जी। ये हमारा जो खेती है बिमरी टाउन में है, उसमें गांधी कीड़ा है बहुत लगता है। जब बाली आता है तो एकदम भूसी कर देता, सफेद हो जाता है जी। और चूहा का, ये चूहा बहुत चूहा है, चूहा का तो रोकथाम ही नहीं होता। ये कैसे करेंगे दोनों? जी। जहाँ तक गंदी फसल का इन्होंने पूछा नियंत्रण के लिए, उसके लिए सबसे अच्छा तो है मेलाथियान। यदि हम लोग मेलाथियान का बुरकाब, ये धूल के उसमें आता है जी, तो यदि इसका 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम बुरकाब कर दें तो इसको आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा, यदि इनके पास में ये व्यवस्था नहीं है तो इसके लिए लाइट ट्रैप भी लगा सकते हैं। कहीं कहीं लाइट के ट्रैप लगा दें तो उसमें क्या है, ये उसके लाइट के लिए आकर्षित हो जाएंगे और वहाँ आके ये नीचे कुछ पानी या तो कुछ तेल के बर्तन रखने से उसमें गिर के ये मर जाते हैं। तो ये भी एक इनका नियंत्रण का तरीका है। और दूसरा, आसपास का जो भी घास है या मेड़ियाँ हैं या दूसरे, उनको साफ सुथरा रखें, क्योंकि ये वहीं पनपते हैं, फिर वहाँ से आपकी मुख्य फसल में पहुँचते हैं। और एक और इन्होंने सवाल किया था जी, उन्होंने चूहा के, हाँ, चूहा के नियंत्रण के लिए। तो चूहा के नियंत्रण के लिए ये हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं या हमारे कृषि विज्ञान में भी संपर्क कर सकते हैं केंद्र में। तो वहाँ से इनको हम लोग जो किस तरीके से इसका नियंत्रण किया जाए उसके लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग भी देते हैं हम समय समय पे, और हमारे पास में इसके पूरा साधन है। हम लोग इनको किस तरीके से इसके लिए एक चारा बनाना है, किस तरीके से इनको खिलाना है, किस तरीके से इनको कंट्रोल करना, वो पूरी जानकारी हम लोग दे सकते हैं इनको। तो ये हमसे संपर्क करें, हम लोग जरूर इनका चूहे का नियंत्रण करेंगे। जी जी। जगनारायण जी, हमें पूरी उम्मीद है कि आपका सवाल का जवाब मिल चुका होगा और जो भी समस्या है आप संस्थान पर जाकर पूछ सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर पंकज, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे द्वीप समूह में जो जिस तरह से आज हम धान की फसल की बात करें तो मिट्टी कितना महत्व रोल अदा करती है, कि ऐसी कुछ है कि खास तौर से कुछ ऐसी मिट्टी है जहाँ पर अच्छे से हम फसल कर सकते हैं? यहाँ की मिट्टी तो धान के लिए उपयुक्त ही मानी गई है। धान में ज़्यादा मिट्टी का कोई इतना यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखा गया है कि जो फास्फोरस होता है उसकी थोड़ी कमी है जी। और कुछ एरियाओं में थोड़ा लवण की भी मात्रा है जहाँ पर एसिडिटी थोड़ी है। तो कुल मिला के देखा जाएगा तो धान के लिए यहाँ की जो मिट्टी है वो उपयुक्त ही है जी। तो यदि कहीं किसान भाइयों को लगता है कि धान में फास्फोरस की कमी है तो उसके लिए उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए समय समय पर फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी इनको समय समय पर प्रोवाइड करवाते हैं। जी जी बिल्कुल। जो किसान भाइयों की अगर हम बात करें तो उनके सामने बहुत सारे ऐसे आम समस्याएं आती हैं और वो आपसे संपर्क करते हैं आपके संस्थान में आके, तो किस तरह से ऐसे समस्याएं आपको आज तक देखने को मिली है? समस्याएं बहुत सारी आती हैं। कभी किसान भाई बीज के लिए भी संपर्क करते हैं जी। कभी वैरायटियों के लिए भी संपर्क करते हैं, कभी बीमारियों के नियंत्रण के लिए भी, या तो कीटों के नियंत्रण के लिए भी। इस तरीके से किसान भाई समय समय पर हम लोगों से संपर्क करते हैं और इसके लिए हमारे पास एक पूरा साधन है। हम लोग अपने कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पर भी हमारे वैज्ञानिक रहते हैं, वो भी समय समय पर फील्डों में जाते हैं और उनको जानकारी देते हैं।
और साथ ही हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ भी संपर्क करते हैं, उनके थ्रू भी हम लोग पूरी अपनी जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाते हैं। और इसी तरीके के ज़्यादातर हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। जी जी। डॉक्टर पंकज, धान की खेती में अगर ग्रामीण क्षेत्र में लोग आगे बढ़ना चाहे, अपनी आजीविका को बढ़ाना चाहे, उनकी रोजगार अगर बढ़े, तो कितना ये स्रोत साबित हो सकता है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हमारा जो धान है वो एक हमारी द्वीपों की प्रमुख फसल है, खास करके जो खरीफ सीजन में, क्योंकि उस समय दूसरी फसलें लगाना थोड़ा मुश्किल होता है कि यहाँ पर ज़्यादा बारिश भी होती है जी। तो उसको देखते हुए तो एक अच्छी फसल है, इससे अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। लेकिन कुछ चीज़ों का, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम लोग अच्छी किस्में लें, अच्छे बीज लें और अच्छी सस्य क्रियाएं अपनाएं तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और इससे जो यूथ है वो भी जुड़ सकता है और इसको मैकेनाइज भी किया जा सकता है। अच्छा। मैकेनाइजेशन के लिए भी हम लोग, जैसे ट्रैक्टर्स हैं, पावर टिलर्स हैं, आजकल बुवाई की भी, रोपाई की भी मशीनें हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको और भी थोड़ा सरल बनाया जा सकता है। कटाई के लिए भी ऐसे ही रीपर्स हैं, उनको भी अपना सकते हैं। तो उसमें और आपको मैन पावर की बचत होगी और अच्छी। जी जी। ओके। डॉक्टर पंकज, जैसा मानसून भी अच्छा है और काफ़ी लोग जो है मतलब इस खेती को आगे बढ़ाना चाहते हैं और नर्सरी भी लगा रहे हैं काफ़ी लोग, तो ऐसी मतलब वो कौन सी छोटी छोटी जानकारी आप उनको देना चाहेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण रखती है? काफ़ी लोग नर्सरी भी लगा देते हैं, खेती करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान नहीं रखते और काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि क्या ऐसी बात है जिसका सावधानी रखना चाहिए? देखिए, मैंने जैसे बताया था कि धान का जो हमारा बीज के चुनाव से ही शुरू हो जाता है, लेकिन आपने बोला कि किसान भाइयों ने जहाँ नर्सरी लगा रखी है, तो एक तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि नर्सरी का सही समय होता है पौधे लगाने का नर्सरी में। बिल्कुल। तो जो मध्यम अवधि की फसलें हैं, जो जैसे मैंने बताया, वो 20 से 25 दिन की नर्सरी लगाने के लिए उपयुक्त हो जाती है और जो लंबी अवधि की हैं वो 25 से 30 दिन में लगाने के लिए तैयार होती हैं। एक तो उनको ज्यादा पुराना ना लगाएं, क्योंकि उससे फिर आपके कल्ले कम आएंगे और टिलरिंग कम होगी, पैदावार भी घटती है। दूसरा, जब मैंने बताया था कि जब भी हम लोग नर्सरी निकालते हैं, खेत में थोड़ा पानी होना जरूरी है, गीला होना जरूरी है मिट्टी, तो जिससे कि उसकी पूरी जो उसकी जड़ है, रूट है, वो ठीक से निकल आए, टूटने का कम डर रहता है। और तीसरा है कि उसको ऊपर से थोड़ा तोड़ कर लगाएं नर्सरी को। ऐसा नहीं हो कि वो पूरा जैसे पूरा पौधा निकाला और ऐसे ही रोपाई कर दिया। उसको लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर या 1 इंच तक तोड़कर लगाएं, जिससे कि इसमें जो कुछ कीट हैं या पतंगे हैं जिन्होंने अंडे दिए हैं वो आपके उसी समय निकल जाते हैं। तो उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ अच्छे से हम लोग फसल लगा पाएंगे। जी जी, बिल्कुल। और दूसरा, जब रोपाई के लिए जाते हैं तो उस समय भी ध्यान रखें, रोपाई हमेशा कतारों में करें, क्योंकि हम लोग कभी कभी रोपाई और जो पौधे हैं वो प्रति वर्ग मीटर उनकी ठीक मात्रा भी मेंटेन रखनी है। जैसे कतार से कतार की दूरी लगभग 20 सेंटीमीटर मेंटेन करनी चाहिए और पौधे से पौधा लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर पर लगाएंगे तो हम लोग एक अच्छी पॉपुलेशन प्रति हेक्टेयर हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। और जो भी रिकमेंडेड हम लोग फर्टिलाइजर की जैसे बात करते हैं या और भी जो सस्य क्रियाएं हैं जिनकी हम लोग बताते हैं किस तरीके से करना है, यदि उनको अपनाएंगे तो निश्चित रूप से अच्छी एक फसल ले पाएंगे किसान भाई। जी जी। डॉक्टर पंकज, आप हमारे दर्शकों से, खासतौर से किसान भाइयों को जो धान की खेती करते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों को यही बोलना चाहूँगा कि धान हमारा एक अच्छा फसल है। ये देखा गया है कि अभी धान काफ़ी कम होता जा रहा है। इसके 2-3 मुख्य कारण में मुझे लगते हैं कि हैं, जैसे कि अभी जो इसका इनपुट है, जैसे बीज है, खाद है, ये सभी समय पर किसान भाइयों को कभी कभी नहीं मिल पाता। और दूसरा, इनको जो MSP है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है पूरे देश में, वो भी शायद यहाँ पर अभी नहीं हो पा रहा है। तो यदि इस तरीके से हम इंकरेज करेंगे तो किसान भाइयों को एक और उत्साह मिलेगा। और तीसरा, किसान भाई जो भी फसल लगाते हैं वो जो भी बीज हैं, उनकी किस्में हैं, लगाने के तरीके हैं, यदि उनका हम लोग ठीक से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमको इससे अच्छी पैदावार मिलेगी
और हम लोग अपने दीपों का उत्पादन भी बढ़ा पाएंगे धान का। जी जी बिल्कुल। तो डॉक्टर पंकज, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती समय दिया और इतनी जानकारियां हमें दी, इसके लिए आपका दूरदर्शन की टीम की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, धन्यवाद जी। दर्शकों, जिस तरह से आज हमने बात की है कि किस तरह से हम धान की खेती को आगे बढ़ा सकते हैं, कीटनाशकों से बचा सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी जानकारियां हमें मिली है, जो उपाय बताए गए हैं, उसे अमल करते हुए हम अपनी फसल का सही ढंग से, सही तरीके से उत्पादन करेंगे। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि हमारा दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर जो है वो अब सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव हो चुका है। जी हाँ, अब आप हमें कभी भी, कहीं पर भी हमारे कार्यक्रम देख सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @ddk_पोर्ट ब्लेयर। फेसबुक आईडी है हमारा दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर, और यूट्यूब चैनल पर भी जाकर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम से जुड़े अगर आप हमें कोई सुझाव भेजना चाहते हैं तो नोट कीजिए हमारा पता। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, डिलानीपुर, हेडो पोस्ट 744102। साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hopddkportblair@gmail.com। तो दर्शकों, आप सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। अब आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।